हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो इस सीरीज़ में जो है हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और ये बीपीएससी से रिलेटेड है और ये बीपीएससी का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कल का जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें 1 से लेकर 30 तक जो भारतीय इतिहास की किताब से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 के नाम से उसको अपलोड कर दिया है। 69th बीपीएससी का या पार्ट 2 वीडियो होगा। इसको जो है लेकर 30 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 17 नवंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आपके इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत योगदान जो है हम इस चैनल के माध्यम से आपको करेंगे, और आपका योगदान यही है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम और अच्छे से आपके लिए एफर्ट डालें और अच्छा वीडियो बनाएं। और जो भी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्ट हैं बीपीएससी में उसको हम लगभग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था दिया हुआ है आपका, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल शुरू होते हैं 30 नंबर से। तो आइए इसको देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। मतलब अनुसूचित जनजाति किसी समुदाय को घोषित किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या उसमें विशिष्टता होनी चाहिए उस समुदाय के लोगों में। पहला है आपका आदिम लक्षणों के संकेत, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, तीसरा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, और चौथा है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो ये चारों होने चाहिए। जो विशिष्टताएं दी हैं चारों सही हैं, और भी होने चाहिए, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना 30 नंबर क्वेश्चन का, आज का पहला क्वेश्चन है और हमारे इस डिस्कशन का ये 30 नंबर क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका उपर्युक्त सभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर है, उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं कुछ इस प्रकार से होती है। पहला, आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो 342 342। इसको 342 आप याद करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए 342 क्रम में याद कर लीजिए। 3 है, उसके बाद 4 आ गया, और 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 4 होता है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ टेक्निक्स के साथ याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, यानी कि आज का दूसरा प्रश्न होगा ये। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ठीक है जी, फंडामेंटल राइट। तो ये लिया गया है फ्रेंड्स अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। किसका वर्णन? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएस से लिया गया है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां एवं उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संदर्भित संदर्भ कनाडा से लिया गया है। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। तो आपका अगला दिया हुआ है कि मजबूत केंद्र के साथ संघ
केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ एवं उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संदर्भित जो संदर्भ है वह कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इसी में आगे दिया हुआ है, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित विचार लिए गए हैं। आयरलैंड से इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार के बाद अगर कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट है शुरू के तो आपका DPSP ही है। ठीक है, तो कहाँ से लिए गए हैं इसको, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है कि इंग्लैंड से कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता जो है भारत में वो किस देश से, तो इंग्लैंड से। द्विसदनीय संसदीय प्रणाली एवं CAG के कार्यालय से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। CAG मतलब कैग। ठीक है, तो इसको जो है आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो ये आपके माइंड में छप जाएगा। आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए, अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक तो आपको याद ही होने चाहिए, एकदम ऑन टिप्स, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं वो याद होने चाहिए। यानी कि लगभग टोटल जितने भी अनुच्छेद है उसमें से 100 के आसपास आपको रटा हुआ होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में जो है आप अगर बैठ रहे हैं तो इतना आपको याद होना चाहिए। आइए अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, अर्थात यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। ठीक है जी, किसी भी रूप में। अनुच्छेद 14 जो ऑप्शन में दिए हुए हैं आपका 14, 15, 22, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 15 के बारे में दिया हुआ है कि भेदभाव पर रोक लगाता है, यानी यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। समझ गए? धर्म आप समझते ही हैं, मूल, वंश, जाति या लिंग के या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। या कौन कहता है, तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 22 दिया हुआ है कि निरोध यानी कि हिरासत, ठीक है जी, एवं गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। यह किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। कौन करता है, तो आर्टिकल 22 यानी कि 22। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका 33 नंबर। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। किस आर्टिकल के तहत? तो 216 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। ठीक है जी, कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आज का ये चौथा प्रश्न है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में थोड़ा सा डिफरेंस और इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स अपना अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन बी। देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको मिल गया अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड, एक ही एग्ज़ाम में, एक ही सब्जेक्ट के। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के अनुशासन एवं उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत किया है जिन्हें
राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। और राष्ट्रपति किस आधार पर करते हैं, तो ऊपर हमने देखा था जो वो 4-5 कैटेगरी है उस आधार पर करते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान हैं। कितने राज्यों में हैं, तो 10 राज्यों में। ठीक है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि आज के डिस्कशन का ये 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमा में दिया था, तो वह दिया था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, और संविधान का मूल ढांचा क्या है क्या नहीं है, यह भी अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है कि वो किसको संविधान का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर मानता है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की अबाधित शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे या मौलिक विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ या उसे कमज़ोर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें केवल संविधान संशोधन की शक्ति निहित है। समझ गए। अब जो ऑप्शन में आपको दिए हुए थे ये गोलकनाथ मिनर्वा मिल्स, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन रिपीट होता है तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 यानी कि 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्तियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया था कि वह संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, और इस प्रकार यह वाद मूल अधिकारों को एक उत्तमोत्तम स्थिति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था ये बात, ठीक है जी, कि संसद जो है वह भाग 3 यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। कब बोला था, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। उसके बाद है आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। क्या दिया था यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि भारतीय संविधान की स्थापना जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। समझ गए। आइए अगला देखते हैं 36 नंबर। सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए, और नीचे दिया हुआ है कि दिए गए कूट का प्रयोग पर सही उत्तर चुनिए। ए में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राजनीतिक दल है इधर, और इधर है स्थापना के वर्ष। ए में है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 यानी कि 1964। बी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ए में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वह मार्क्सवादी है यानी कि एम। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके सामने है 1998, फिर है बहुजन समाज पार्टी 1925, फिर है आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1984 AITC। तो ये कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी में है कि 1 का ए यानी कि बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। इसका ये सही मैच है,
फिर आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो ये थी वो 1925 की थी। फिर आपका बहुजन समाज पार्टी जो है वो आपका 1984 का है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो AITC 1998 का है। समझ गए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। यानी कि ए का 1, B का 3, C का 4 और D का 2। ठीक है, यहाँ पे भी यह लिखा हुआ है, एक नज़र और मार लीजिए। राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। ठीक है जी। ये देखिए आप 37 नंबर, किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। ठीक है, देखते होंगे आप जब संसद का कार्यवाही चलता है, सत्र चलता है, तो उसमें साउथ इंडियन लोग जो हैं वो अपने भाषा में बोलते हैं या कोई बंगला में बोलता है। तो यह जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो है आपका अनुच्छेद 120, ऑप्शन सी, आर्टिकल 120(1) के तहत जो है अपनी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त कौन देता है, तो अध्यक्ष का सदन देता है। अभी जो वर्तमान में कौन है अध्यक्ष लोकसभा के, तो वो हैं ओम बिरला जी, सॉरी हाँ ओम बिरला ही हैं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120(1) संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, तब उस स्थिति में लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा अर्थात अनुमति दे सकता है। किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 120(1) में कहा गया है। और इसमें ऑप्शन में अनुच्छेद 110 भी दिया हुआ था, तो आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है और अनुच्छेद 122(2) जो है वह न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने से संबंधित है। समझ गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, काफ़ी बड़े बड़े कथन हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी कि 1 और 3 सही दिए हुए हैं और 2 और 4 गलत है। तो गलत इन्फॉर्मेशन हम नहीं पढ़ेंगे, सही को जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमें एक समझ विकसित हो जाए कॉलेजियम प्रणाली का। तो पहला स्टेटमेंट है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है। कितनी सदस्य हैं इसमें, तो 5 सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI करते हैं। प्रेजेंट में कौन है CJI भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आप कमेंट में बताइए। उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। जो 5 लोग हैं उसमें से एक तो CJI हो गए और 4 और लोग हो गए जो न्यायाधीश हैं। सेकंड तो गलत ही था अपना, 3rd नंबर सही था, पहला और तीसरा सही था। तो तीसरा देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। बिल्कुल सही है जी। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट गलत था, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 124(2) है वो किससे है, तो सर्वोच्च न्यायालय में। और 217 जो अनुच्छेद है वो किससे है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। उसके बाद है, यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। अब 5 लोग हैं तो एक के पक्ष में 3 मत मिलेगा तभी तो वो बहुमत हुआ ना। तो मान लीजिए 2 न्यायाधीश एक तरफ होंगे और 2 न्यायाधीश एक तरफ होंगे और बीच में कौन है, तो सीजेआई। इनका जो जिसके प्रति झुकाव जाएगा वो उसकी नियुक्ति होगी। लेकिन केवल सीजेआई और एक न्यायाधीश मिल जाए तो नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सीजेआई और उसके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है वह सीजेआई द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है जी। तो अध्यक्ष कौन बनता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वह अपना मत मान लीजिए बराबर है, 2 लोग एक नाम के पक्ष में हैं और 2 लोग एक नाम के पक्ष में हैं, तो सीजेआई जिसको अपना मत दे देगा उसकी नियुक्ति हो जाएगी। ये 39 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां यानी कि 42, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस संविधान संशोधन को। पहला है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद है इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। उसके बाद है इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। चौथा दिया हुआ है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान देना कि हमसे सही आंसर मांगा जा रहा है या गलत। तो यहाँ पे है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, तो गलत हमें बताना है। यहाँ पे 39 नंबर में गलत पूछा जा रहा है कौन कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, और इसमें गलत हैं 2 और 3। यानी कि पहला सही है, 42वां संविधान संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। और चौथा भी सही है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। समझ गए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेन किया गया है इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन में 3-4 फैक्ट्स हर एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे आपको, तो आप एक्सप्लेनेशन को जो है ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कब हुआ था यह, तो 1976 में हुआ था। इसके तहत संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध भी शामिल किया गया। कैबिनेट की सलाह के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। कब से, तो 1976 42वें संविधान संशोधन से। अगला है इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। यानी कि जो संविधान में संशोधन है वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर है। नेक्स्ट है इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो शिक्षा जो है वह क्या है, समवर्ती सूची में है। वन क्या है, समवर्ती सूची में है। वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण क्या है, कहाँ है, तो समवर्ती सूची में है। इस पे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी।
आगे दिया हुआ है कि राज्य के नीति निदेशक की मौजूदा सूची में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 4 नए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़े गए। कितने जोड़े गए? तो 4। अनुच्छेद 39A 39A सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39F बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करने हेतु। उसके बाद है अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करना। ठीक है जी। आगे दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ संसद में सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी दिया गया। अतः कथन 1 और 4 सही हैं, जबकि 2 और 3 गलत हैं। नोट में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 47 मूल संविधान का भाग है, अतः विकल्प 3 में दिए गए अनुच्छेद 47 प्रश्न के अनुरूप सही नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 इस सेट का और आज के डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए 40 नंबर देखते हैं। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा से हैं? वित्तीय आपातकाल 3 प्रकार का होता है, तो उसमें से पूछा जा रहा है जो अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है वो कौन सा है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि इसमें से सही जो है वो चारों में से कौन कौन से। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है जी। आज तक भारत में यह नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहला है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं भाई, जब वित्तीय आपातकाल रहेगा तो। सेकंड है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो ये नहीं जोड़ दिया है ना, इसलिए यह गलत हो गया है। बिल्कुल आवश्यकता है। थर्ड नंबर है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। 4 नंबर है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। बिल्कुल रखी जाएगी। कब? तो जब अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की स्थिति देश में बनी हुई हो। तो इसका कूट का प्रयोग करके बताना है, तो दूसरा गलत है। तो 1, 3, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये है आपके ऑप्शन सी में 1, 3 और 4 सही हैं। समझ गए? आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। वित्तीय आपातकाल का जो दिया हुआ था, कह रहा है कि अनुच्छेद 360(4)A और 360(4)B के अनुसार क्रमशः कथन 1, 3 और 4 सही हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि देखिए कथन 2 गलत है क्योंकि विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, और वहाँ पे दिया था नहीं होती, इसीलिए ये गलत हो गया था। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 एवं 201 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखने से संबंधित है। ठीक है। आइए 41 नंबर देखते हैं। देखिए आ गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऊपर हमने देख ही लिया था एक्सप्लेनेशन में, तो वो ली गई है आपके आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए सही है इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है।
आगे दिया हुआ है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का उद्देश्य जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना है तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। अगला है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। और भाग 3 कहाँ से है, तो 12 से 35। वो क्या है, तो मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अनुच्छेद 36 से 51 जो आयरलैंड से लिया गया उसको नीति निर्देशक सिद्धांत है। समझ गए। आइए अगला देखते हैं। सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य बन गया, यानी कि कब बन गया। तो एक क्वेश्चन के पीछे एक कारण है कि जो सिक्किम जो भारतीय संघ का राज्य बना तो वो 2 बार में बना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ आ जाएगी। तो आइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 1975 यानी कि 1975 में बना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिक्किम वर्ष 1975 में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसके उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल है, जबकि दक्षिण में यह पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है। देख रहे हैं, 3 देश से जो है सिक्किम की बाउंड्री लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, चीन से, भूटान से और नेपाल से। आगे दिया हुआ है, ध्यातव्य है कि वर्ष 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा जताई थी। तब भारतीय संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लाया गया था। ठीक है जी, 35वां संविधान संशोधन 1974। इसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा मिला, लेकिन इससे सिक्किम के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। संबद्ध राज्य का दर्जा मिला था 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। आगे है कि अंततः वर्ष 1975 में सिक्किम के लोगों ने एक जनमत संग्रह द्वारा चोएगाल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। किसका शासन था वहाँ पे, तो चोग्याल शासन सिक्किम में। और लास्ट है इसका आपका कि इस प्रकार 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 प्रभावी हुआ। इसके बाद सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। ठीक है, पूर्ण रूप से 36वां संविधान संशोधन 1975 में और संबद्ध राज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 में। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है डिटेल में। आइए अब अगला देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने डिस्कस कर लिया है आपको 42 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब आगे यहाँ पे आपका आ गया ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और भूगोल में यहाँ पे है भारत का भूगोल और इसके बाद होगा विश्व का भूगोल। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। समझ तो आ ही रहा होगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए। इसी से जो है आपको क्लियर होगा कि 17 नवंबर को जो पेपर होना है वो किस लेवल का होना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसा एग्ज़ाम में आने वाला है प्रश्न। तो आपका ये 43 नंबर है। यहाँ से आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। पहला है ज्योग्राफी का, और ऐसे 43 नंबर कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती हैं। तीसरा है, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती हैं और शिकार करती हैं। चौथा है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है जी, गंगा नदी के डॉल्फिन को। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन
सही है चारों में से। तो ये आपका सही है फ्रेंड्स, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन बी में है 2, 3 और 4। उसको एक बार और पढ़ लेते हैं। गंगेटिक डॉल्फिन जो है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, और यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती हैं और शिकार करती हैं, और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, किसको? तो गंगेटिक डॉल्फिन को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिक है। क्या है वैज्ञानिक नाम? तो प्लेटनिस्टा गंगेटिक। इसकी खोज आधिकारिक तौर पर 1801 में की गई थी। यह भारत और बांग्लादेश की गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी प्रणालियों में रहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना ये केवल मीठे पानी में रह सकती हैं। वास्तव में ये दृष्टिहीन होती हैं, अर्थात इनमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं होता है, यानी कि अंधी होती हैं। उसके बाद है ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकरा कर वापस लौटती हैं तथा उन्हें अपने दिमाग में छवि देखने में सक्षम बनाती हैं। जो तरंगे ये प्रवाहित करती हैं वो अगर सामने किसी चीज़ में टकरा के वापस आता है तो उसका इमेज जो है इनके माइंड में बनता है। उसके बाद है इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, न कि विलुप्त प्राय। ठीक है जी, ऊपर में दिया था कि विलुप्त प्राय नहीं है, यह संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और 4 तथा साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। आइए अगला देखते हैं। 44 नंबर है, गंडक नदी का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी नारायणी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडकी और नारायणी। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई पर है। किसका उद्गम? तो गंडक नदी का। कहाँ पे है? तो नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में। यह भारत में बिहार एवं उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। समझ गए? गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। फोर्टी 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है यह। तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें जो आंसर दिए हुए हैं वो BPSC के जो ऑथेंटिक आंसर होते हैं, जो आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं, उसको शामिल किया गया है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में खाड़ी के मुख्य क्षेत्र वाले तटीय क्षेत्र सहित उद्यान के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैले तटीय क्षेत्र शामिल हैं। उसके बाद है यह समुद्री अंतर्जवारीय और निकटवर्ती आवासों में पौधों और
जानवरों की एक उच्च विविधता पाई जाती है, अर्थात यह बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। कहाँ पे शामिल हैं? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है कि अबरख कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झारखंड राज्य का कोडरमा जिला अबरख खनन, विशेषकर रूबी अबरख के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस जिले का वर्षों तक अबरख उत्पादन में एकाधिकार रहा है। कोडरमा जिला कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? तो यह झारखंड में पड़ता है वर्तमान में। आगे है कि अबरख का मुख्य भंडार कोडरमा के जीव अभयारण्य के जंगल के अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है। ठीक है जी, धारवाड़ क्रम की चट्टान में। उसके बाद है कि इस क्रम की चट्टानें वलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की इस क्रम की चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जो ये चट्टानें हैं वहाँ पे हीरे भी पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अरावली श्रेणी की पहाड़ियों में सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अबरख, संगमरमर, चूना पत्थर आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, न कि पेट्रोलियम पाया जाता है। जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्रमुख धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, अबरख, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि पाए जाते हैं, न कि प्राकृतिक गैस। ठीक है, नोट देख लेते हैं। नोट दिया हुआ है आपका। यह अतः उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्न के दो विकल्प ए और बी सही हैं। हालांकि आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है बीपीएससी के द्वारा? तो ए दिया गया है, यानी कि अबरख जो है कोडरमा में पाया जाता है। आइए देखते हैं 47 नंबर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा यानी कि ग्रीनविच टाइम इंडिया का जो है, तो यह किस पठार पर एक दूसरे को काटती हैं? तो वो है आपका बघेलखंड पठार, ऑप्शन बी सही है। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। जहां कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे याद रखा था, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। आप इसके एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कीजिएगा तो ये 8 राज्यों का नाम उसमें आ जाएगा। जबकि भारतीय मानक समय मेरिडियन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, 2 तो आपका प्रदेश है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद है ओडिशा और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 48 नंबर। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? देखिए टफ क्वेश्चन है, अगर आप
आपका मैपिंग कमज़ोर है या मैप आपको नहीं आता है तो यह काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड का जो कौन सा ज़िला है जो तिब्बत से सीमा नहीं लगता है जिसका, तो वो है आपका ऑप्शन ए अल्मोड़ा ज़िला। ठीक है जी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत यानी कि चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन के साथ। जबकि उत्तराखंड का अल्मोड़ा ज़िला किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। 49 नंबर देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? देखिए ये भी टॉप क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये निकलती है आपका ऑप्शन सी सही है, नगरी, जिसको नगड़ी भी लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। स्वर्णरेखा नदी निकलती है कहाँ पे है यह गांव? तो यह झारखंड का एक गांव है, नगड़ी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्वर्ण रेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव के पास से रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी गांव के रानीचुआ नामक स्थान से। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मुख्य पठार को छोड़कर हुंडरू जलप्रपात के रूप में गिरती है। यह प्रपात के रूप में गिरने के बाद इस नदी का बहाव पूर्व की ओर हो जाता है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो इंडियन भूगोल से जो थे क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि 50 नंबर से आपका शुरू होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी 60 तक डिस्कस करेंगे हम, और अगला जो है 60 से आगे जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और मुझे डिस्कस करने में भी आसानी हो। तो ये आपका कथन और कारण है। अभी कथन और कारण 50 नंबर का विश्व भूगोल का पहला ही प्रश्न है यह। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। अभिकथन ए में घाना तट पर सोने के समुद्र प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। सही है। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। कोई समय था जब ये संयुक्त थे। तो इसका जो है आपको कथन और कारण में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ई की सही व्याख्या है। आर है जो ये ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है जी। अब आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। 51 नंबर से पहले थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेनेशन है पढ़ लेते हैं। घाना तट पर सोने के समुद्र प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये महाद्वीप किसी समय अटलांटिक तट के साथ एक संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ था। सही है। तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। अब आता है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे तक का समय दिखाता है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसमें वो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। बाकी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि 6 PM दिखाएगा 12 बजे। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ग्रीनविच एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित थिम्पू के बीच का अंतर 90 डिग्री देशांतर समय का कुल अंतर
यानी कि ग्रीनविच एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित थिम्पू के बीच का अंतर कितना आएगा, और 90 डिग्री देशांतर समय का कुल अंतर जो है वह आपका 90 गुना इंटू 4 यानी कि 360 मिनट, और 360 को जो 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6 घंटा यानी कि 6 घंटे। तो थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच से 6 घंटे आगे होगा। अतः थिम्पू का स्थानीय समय 12 + 6 = 6 PM। समझ गए। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए में ही है, 179 है। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कहाँ पर? तो ग्लोब पर। एक्सप्लेनेशन है, भूमध्य रेखा को आधार मानकर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती हैं। उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव रेखा न होकर अक्षांश बिंदु होते हैं। इस प्रकार 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश बिंदुओं की कुल संख्या 181 होती है। ठीक है जी। 53 नंबर देखते हैं। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ठीक है, तो ये प्रवाहित होती है आपका प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी सही है। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एल नीनो या अल नीनो एक गर्म जलधारा पैटर्न है। क्या है? तो गर्म जलधारा पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य तापन की स्थिति को दर्शाता है। यह दक्षिणी दोलन की घटना उष्ण अवस्था के रूप में देखा जाता है। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। कौन सी? तो अल नीनो वाली या एल नीनो वाली। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहते हैं। आगे है कि एल नीनो या अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती है। तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि एल नीनो या अल नीनो का जो घटना है वह नियमित है, तो यह गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। आइए 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सतही क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है जी, सही लग रहा है यह। सेकंड में अफ्रीका की महान झीलों में से एक है विक्टोरिया झील, तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। उसके बाद है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो इसमें जो करेक्ट आपको आंसर बताना है, लेकिन पूछा गया है कि कथन जो गलत हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं आपके ऑप्शन सी 1 और 3। पहला कथन गलत है और तीसरा कथन गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपसे गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। 1-2 नंबर का सिली मिस्टेक हो गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से एग्ज़ाम में अटेंड करना है। बाकी जहाँ जो भी होगा मेरे से बनने वाला होगा, बताने वाला होगा, वो मैं आपको बताते चलूँगा। एक्सप्लेनेशन है इसका। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरे सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, पहली सुपीरियर है। तो पहल का तुम्हारा गलती है ये, किसी भी स्टूडेंट का। और सेकंड है, इसकी सीमा युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा से लगती है। और कथन 3 गलत है, इसलिए प्रश्नानुसार विकल्प सी सही उत्तर होगा। कथन 2 और 4 सत्य हैं। ठीक है। 55 नंबर देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन।
हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव फर्स्ट है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, मैदानी इलाके का। और सेकंड है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हैं। हमारे अनुसार ये दोनों कथन गलत हैं फ्रेंड्स, पहला और दूसरा, क्योंकि उल्टा दे दिया गया है। मैदानी इलाके में होगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाके में होगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। भारत में हीट वेव घोषित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानदंड निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है, यदि मैदानी इलाकों में किसी स्थान का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इस स्थिति को हीट वेव माना जाता है। देखिए यहीं पे क्लियर हो गया कि अब उल्टा दिया हुआ था, 40 डिग्री सेल्सियस मैदान का होगा और 30 डिग्री पहाड़ का होगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में 30 डिग्री मैदान का और 40 डिग्री पहाड़ का दे दिया था। इसके अलावा सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। हिंदी हो रहा है ये डिस्कशन, अब तो क्वेश्चंस के साथ सुन लीजिए। यूएई रियासती राज्य है, तो यूएई में कौन कौन से राज्य हैं पूछ रहा है आपसे। तो उसमें है फ्रेंड्स आपका जारसा, अबू धाबी, अजमान, फुजैरह, दुबई, बहरीन और कुवैत। तो इसका जो सही आंसर है हमारा 56 नंबर का वो है ऑप्शन डी। ठीक है जी, डी फॉर डॉग। यूएई रियासती राज्य है, तो इसमें है आपका अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजैरह, रास अल खैमा। 56 नंबर यूएई। आइए 57 देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो पल्सर जो है वह घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, जो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ब्रह्मांड में पल्सर वास्तव में तारे नहीं हैं, जबकि घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, यानी ये न्यूट्रॉन स्टार परिवार के सदस्य हैं। इनकी जब मूल ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये अपने आप ही बिखर जाते हैं, अर्थात इस प्रकार के तारों की मृत्यु आमतौर पर एक ज़बरदस्त विस्फोट के कारण होती है, जिसे सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है। सुपरनोवा क्या है, तो यह तारे की मृत्यु है। आगे दिया हुआ है, ये सामान्यतः 12.4 से 14.9 मील यानी कि 20 से 24 किलोमीटर व्यास के होते हैं, लेकिन इनका दरमियान सूर्य के दरमियान से दुगुना तक हो सकता है, जिसका व्यास 864.938 मील यानी कि 1.392 मिलियन किलोमीटर है। किसका, तो सूर्य का, और उसका भी ये डबल हो जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, समुद्र तल का फैलाव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समुद्र तल के फैलाव के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी निरंतर वृद्धि और विकास की स्थिति में है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी की प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। आगे दिया हुआ है, इस तरह प्लेटों के बीच में बची हुई जगह नई सामग्री से भर जाती है, जो धीरे धीरे उन्हें अलग कर देती है, अर्थात लगातार नई परत जोड़ने वाली इस प्रक्रिया को हम समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। आगे दिया हुआ है, इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां समुद्र तल की चुंबकीय धारियां एवं
समुद्र तल का फैलाव और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। ठीक है, 59 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ठीक है जी, उसको कहा जाता है आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी सही है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। एक्सप्लेनेशन है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और ये देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है क्या है आगे। इसका प्रतिपादन एच हेस ने वर्ष 1960 में किया था। इनमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी का स्थल मंडल बड़ी कठोर प्लेटों से बना है, जो कि पृथ्वी की निचली सतह पर गमन कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि समय के साथ महाद्वीप कैसे गतिमान हो सकते हैं। किसने बताया ये बात? तो एच हेस ने बताया। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं महाद्वीपीय विस्थापन, सागर नितल प्रसरण और प्लेट विवर्तनिकी पर आधारित है। इसमें यह भी बताया गया है कि समुद्र की सतह मध्य महासागरीय कटक पर निर्मित होती हैं और प्लेट के अभिसरण क्षेत्रों में नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। उसके बाद 61 से इकोनॉमिक्स होगा, जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी हम एफर्ट डाल के आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ले आएँ। देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए में है कैसिन ह्यूजेंस बृहस्पति, बी में है जूनो शनि और उसके वलय, सी में है आर्टेमिस उसके सामने है शुक्र, और डी में है वेरिटास उसके सामने है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। यहाँ पे बताना है कि सही जो मेल होगा वो कौन कौन सा होगा। तो सही मेल है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1 का 2, यानी कि कैसिनी ह्यूजेंस जो है शनि और उसके वलय से रिलेटेड है। उसके बाद है जूनो का होगा आपको बृहस्पति। उसके बाद है आर्टेमिस का होगा आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। उसके बाद है आपका वेरिटास, ये है शुक्र को वेनस कहा जाता है, और वेरिटास भी लिखिएगा तो भी से ही स्टार्ट होगा, तो इसे आप पकड़ सकते हैं कि यह शुक्र से रिलेटेड है। ठीक है, और केवल आपको यह भी अगर आता कि वेरिटास जो है यह शुक्र होगा, यानी कि वेनस होगा, तो डी का 3 जो है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और वो आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो ये भी एक फैक्ट आपको आता तो आप इसका सही आंसर टिक कर लेते। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको सुमेल कर दिया है, तो वो देख लेते हैं हम। जैसे कैसिनी ह्यूजेंस शनि और उसके वलय, जूनो बृहस्पति, आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास शुक्र। तो इस पार्ट में फिर हम इतना ही पे कंप्लीट करते हैं। देखिए, हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई एक खास फ्रेंड होता है, 1-2 दोस्त यार होते हैं। तो प्लीज़ अगर वो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी यह चैनल शेयर कर दीजिए। और आप जो है वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, और वो आपका शुरू होगा 61 नंबर से, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन से। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।